हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 7 द पी ब्लॉक एलिमेंट्स इसमें ग्रुप 17 एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी। ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं जब भी कोई एटम दूसरे एटम के साथ केमिकल बॉन्ड बनाता है तो केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन वो गेन या लॉस करेगा वो कहलाएगी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑल द हेलोजन एग्जिबिट -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। सभी हेलोजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट तो शो करते ही हैं, चाहे फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, ये सभी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो जरूर करेंगे। हाउएवर क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन एग्जिबिट +1, +3, +5 एंड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट आल्सो एज एक्सप्लेन्ड बिलो। जबकि इनमें से क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये +1, +3, +5 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करेंगे। जबकि जो फ्लोरीन होता है वो सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है। फ्लोरीन कभी भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा, ये आपको याद रखना है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो फ्लोरीन होता है वो होता है पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का मतलब है ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं करेगा। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए फ्लोरीन की क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसकी पी ऑर्बिटल में यहाँ पर ये 5 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन होता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ये क्या करता है, ये स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए को अपनाने के लिए, यानी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन को कभी भी लॉस नहीं करेगा क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन को सिर्फ गेन करेगा। और ये इलेक्ट्रॉन को गेन करके जब स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है तो इसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट आती है वो -1 आती है। तो ये आपको याद रखना है। ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इन द पीरियोडिक टेबल, तो ये सिर्फ क्या करेगा, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, +1 कभी भी नहीं करेगा। और आपको पता है जो फ्लोरीन होता है उसमें d ऑर्बिटल नहीं होती। d ऑर्बिटल की अब्सेंस होने के कारण फ्लोरीन ना तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, ना +5 और ना +7। जबकि जो दूसरे एलिमेंट है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनमें d ऑर्बिटल मौजूद होती है, तो इसके कारण ये +3, +5, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। अब देखें यहाँ पर किस तरीके से शो करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है हेलोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट अदर देन फ्लोरीन। फ्लोरीन को छोड़कर जो दूसरे हेलोजन एटम हैं उनके ग्राउंड स्टेट में ये यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन दी गई है। जैसे कि क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, 1s2, 2s2, 2p, 2p6, 3s2, 3p5, यानी यहाँ पर क्या है ns2, ns2 का मतलब यहाँ पर 3s2 और यहाँ पर 3p5, यानी n की जगह पर यहाँ पर 3 और यहाँ पर ये 5। अगर हम बात करें क्लोरीन की, अगर हम यहाँ पर बात करेंगे ब्रोमीन की, तो यहाँ पर 4s2, 4p5 आ जाएगा। और साथ साथ आपको पता है जो क्लोरीन है उसमें 3s2, 3p के अलावा 3d ऑर्बिटल भी होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 3d ऑर्बिटल भी इसके पास मौजूद है। जो थर्ड शेल है उसमें d ऑर्बिटल भी मौजूद है, इसके कारण ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्सपेंड कर लेता है। यानी क्लोरीन के केस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3s2, 3p5 और ये 3d0। तो यहाँ पर आप देखिए ये सभी एटम की दी गई है फ्लोरीन को छोड़कर। ns ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, np ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन। या आप देखिए ग्राउंड स्टेट में इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ग्राउंड स्टेट में इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब है या तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसके ऊपर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, या फिर एक इलेक्ट्रॉन ये लॉस करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने का मतलब है इसके ऊपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। यानी ग्राउंड स्टेट में ये 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, -1 और +1, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब बात करें अगर हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की, एक्साइटेड का मतलब है ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है अगर ये एक्साइट होकर यहाँ पर पहुँच जाए। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर अगर यहाँ पर पहुँच गया तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब हो गया, तब बनेगी इस तरीके की कॉन्फ़िगरेशन। अब जब ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हैं, 3।
एक्साइटेड स्टेट क्यों आई? क्योंकि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के पास डी ऑर्बिटल मौजूद है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर डी ऑर्बिटल में पहुंच गया। हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने आए? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब है ये कितने ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा? +3। अब बात करेंगे सेकंड एक्साइटेड स्टेट की। सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब है ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहाँ पर पहुंच जाए। यहाँ पर ये पहुंच गया। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास 5 अनपेयर्ड का मतलब है ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। बात करते हैं थर्ड एक्साइटेड स्टेट की। थर्ड एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होकर यहाँ पर पहुँच जाएगा। अब ये थोड़ा गलत बना रखा है, यहाँ पर 3, यहाँ पर बनेगा सिर्फ 1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर इस वाले में पहुँच गया। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुँच गया, ये मिसप्रिंट है, या आप यहाँ से इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन इसमें होगा, यहाँ पर ये वाला एक ही इलेक्ट्रॉन इसमें होगा। अब हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 और 3 7 अनपेयर्ड का इलेक्ट्रॉन का मतलब है ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो इस तरीके से डी ऑर्बिटल होने के कारण वो अपनी जो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है वो अपनी क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्सपेंड कर लेते हैं। -1 +1 तो शो करेंगे, +3 +5 और +7 भी शो करेंगे। फ्लोरीन सिर्फ -1 शो करेगा। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। The higher oxidation state of chlorine, bromine and iodine are realized mainly when the halogen are in combination with the small and highly electronegative fluorine and oxygen atom. For example, in interhalogen oxide and oxo acid. अब जो ये क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, +3 +5 +7, ये ऑक्सीडेशन स्टेट वो कब शो करेंगे वो भी यहाँ पर दिया गया है। जब ये हेलोजन यानी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ेंगे, जैसे कि जब हेलोजन फ्लोरीन के साथ जुड़ेंगे या फिर ऑक्सीजन एटम के साथ जुड़ेंगे, तब वो ऑक्सीडेशन स्टेट हाई ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि हमारे पास ClF3, ये कैसा बना हमारे पास? इंटर हेलोजन कंपाउंड, यानी इसमें जो क्लोरीन है वो अपने से ज़्यादा भी हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फ्लोरीन आपको पता है सबसे ज़्यादा हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है क्लोरीन से भी ज़्यादा। तो जब क्लोरीन फ्लोरीन के साथ जुड़ेगा और कंपाउंड बनाएगा जैसे कि ClF3, तो ClF3 में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? यहाँ पर होगी इसकी +3, क्योंकि फ्लोरीन के ऊपर -1 होता है और 3 एटम है हमारे पास, इसका मतलब इसके ऊपर यहाँ पर -3। जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं वो हम F3 की ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकालेंगे, खाली फ्लोरीन के निकालेंगे। एक फ्लोरीन के ऊपर -1 ही होगा, जबकि 3 फ्लोरीन के एटम है तो ये हो जाएगा -3। तो इसके कारण क्लोरीन के ऊपर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट? +3। तो आप देख सकते हैं जब क्लोरीन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा, इंटर हेलोजन उसने कंपाउंड बनाए, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई? +3 शो कर रहा है, यानी वो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। और साथ ही साथ जब ये क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ऑक्सीजन एटम के साथ जुड़कर ऑक्साइड और ऑक्सो एसिड बनाएंगे, वहां पर भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। तो बस आपको याद रखना है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट तब शो करेंगे जब वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन होंगे। The oxidation state of +4 and +6 occur in the oxide and oxo acid of chlorine and bromine. साथ ही साथ जो क्लोरीन और ब्रोमीन है वो +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। जब क्लोरीन और ब्रोमीन ऑक्साइड्स और ऑक्सो एसिड बनाएंगे तो उनमें वो +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि क्लोरीन ने बनाया ClO2, इसमें किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट? +4। अगर +6 की बात करें तो ClO3 यहाँ पर होगी +6। तो इस तरीके से क्लोरीन और ब्रोमीन ऑक्साइड और कुछ ऑक्सो एसिड में भी +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। The fluorine atom has no d orbital in its valence shell and therefore cannot expand its octet. फ्लोरीन एटम के पास आपको पता है डी ऑर्बिटल तो है नहीं वैलेंस शेल में, तो अपनी ऑक्टेट को ये नहीं एक्सपेंड कर सकता। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकती। Being the most electronegative, it exhibit only -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सबसे ज़्यादा कौन है? फ्लोरीन पूरे पीरियोडिक टेबल में, तो ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही सिर्फ शो करेगा, +1 भी नहीं शो करेगा। ऑल द हेलोजन आर हाईली रिएक्टिव, सभी हेलोजन्स हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं।
दे रिएक्ट विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टू फॉर्म हैलाइड। तो सभी हैलोजन मेटल और नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करके हैलाइड्स बनाते हैं। द रिएक्टिविटी ऑफ द हैलोजन डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। और ये जो मेटल और नॉन मेटल के साथ इनके रिएक्ट करने के बाद हैलाइड बनाने की जो रिएक्टिविटी है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। यानी फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी, उसके बाद यहाँ पर क्लोरीन की, उसके बाद ब्रोमीन की और उसके बाद आयोडीन की। ये ऑर्डर आपको याद रखना है। मेटल और नॉन मेटल के साथ जो ये रिएक्ट करके हैलाइड बना रहे हैं उसकी रिएक्टिविटी ये वाली है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। द रेडी एक्सेप्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज द रीजन फॉर द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ हैलोजन। आपको पता है जो हैलोजन होते हैं वो आसानी से क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं। अब वो हैलोजन आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, तो इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी स्ट्रॉन्ग होती है। ये हाईली ऑक्सीडाइज पावर के होते हैं क्योंकि आपको पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो अपने आप को रिड्यूस करें। और अपने आप को रिड्यूस करने का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करें। अब यहाँ पर हैलोजन को चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन, और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी होते हैं, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आप को रिड्यूस कर लेते हैं, सामने वाली स्पीसीज को ऑक्सीडाइज कर लेते हैं। इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर के होते हैं। F2 is the strong oxidizing halogen and it oxidizes other halide ion in solution or even in the solid phase। जो फ्लोरीन होता है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग हैलोजन होता है। और साथ ही साथ जो फ्लोरीन क्या करता है, जो दूसरे हैलाइड आयंस हैं जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनको भी ऑक्सीडाइज कर देता है, चाहे सॉल्यूशन फेज में हो चाहे ये सॉलिड फेज में हो। तो इसमें आपको एक जनरल ट्रेंड याद रखना है, जो है जिस हैलोजन का एटॉमिक नंबर स्मॉल होता है वो हायर एटॉमिक नंबर वाले हैलोजन को क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। जैसे फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा, क्लोरीन की उससे कम, ब्रोमीन की उससे कम और आयोडीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे कम। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर सबसे कम होता है, तो यहाँ पर क्या करेगा, जो फ्लोरीन है वो ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाले हैलोजन को यानी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। इसी तरीके से जो क्लोरीन है वो ब्रोमीन और आयोडीन को ऑक्सीडाइज करेगा, क्योंकि ब्रोमीन और आयोडीन ही इससे ज़्यादा एटॉमिक नंबर है। ब्रोमीन क्या करेगा, आयोडीन को ऑक्सीडाइज करेगा, क्योंकि आयोडीन का एटॉमिक नंबर ब्रोमीन से ज़्यादा है, इनको ऑक्सीडाइज वो नहीं कर पाएगा। तो इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर का ऑर्डर आपको याद रखना है। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर का होता है, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन और उसके बाद आयोडीन। ये ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर है। F2 इज द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग हैलोजन। इन जनरल ए हैलोजन ऑक्सीडाइजिंग हैलाइड आयन ऑफ हायर एटॉमिक नंबर। जैसा कि मैं आपको बता चुका, जिस हैलोजन का एटॉमिक नंबर कम होगा वो हायर एटॉमिक नंबर वाले हैलोजन को जनरली क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। जैसे कि F2, यहाँ पर F2 2x नेगेटिव, x यहाँ पर क्या हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। तो F2 क्या करेगा, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को क्या कर देगा, इनके आयन को ऑक्सीडाइज कर देगा। यहाँ पर ऑक्सीडाइज करके ये क्या कर देगा, इनके आयन को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देगा यहाँ पर, और ये इसका आयन बन जाएगा 2f नेगेटिव। जैसे कि यहाँ पर देखिए F2, x की जगह पर Cl ले लेते हैं, 2Cl नेगेटिव, प्रोडक्ट क्या बना, 2f नेगेटिव, और क्या बना, X2 यानी Cl2। अब यहाँ पर देखिए फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है यानी -K1, यहाँ पर क्लोरीन की -1, यहाँ पर 0। अब फ्लोरीन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब है ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 0 से -1 पर आ रही है, यानी इसका हो रहा है रिडक्शन। यहाँ पर Cl नेगेटिव से Cl2 यानी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से ऑक्सीडेशन स्टेट 0 पर जा रही है। -1 पर से 0 का मतलब क्या है, यहाँ पर इसका हुआ ऑक्सीडेशन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्लोरीन अपने आप का रिडक्शन कर रहा है, और फ्लोरीन अगर अपने आप का रिडक्शन करेगा तो दूसरी स्पीसीज का ऑक्सीडेशन करेगा। तो फ्लोरीन क्लोरीन का ऑक्सीडेशन कर रहा है। इसी तरीके से फ्लोरीन Br नेगेटिव ब्रोमीन के आयन को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, और आयोडाइड आयन को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है इस तरीके से।
अब दूसरी रिएक्शन देखिए, क्लोरीन प्लस 2x नेगेटिव 2Cl नेगेटिव और X2। यहां पर जो X होगा वो ब्रोमीन और आयोडीन होगा, यहां पर X कभी भी फ्लोरीन नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि क्लोरीन कभी भी फ्लोरीन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता। हमने जनरल ट्रेंड क्या पढ़ा, हाँ, लोअर एटॉमिक नंबर वाला हेलोजन हायर एटॉमिक नंबर वाले हेलोजन को ऑक्सीडाइज करेगा। यहां पर जो फ्लोरीन है वो क्लोरीन से ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग है, तो क्लोरीन फ्लोरीन को कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। क्लोरीन सिर्फ किसे ऑक्सीडाइज करेगा, ब्रोमीन और आयोडीन को, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर क्लोरीन से ज्यादा है। इसी तरीके से जो ब्रोमीन है वो सिर्फ आयोडाइड आयन को ऑक्सीडाइज करेगा, वो क्लोरीन और फ्लोरीन को ऑक्सीडाइज कभी भी नहीं कर पाएगा। तो ब्रोमीन सिर्फ आयोडाइड आयन को ऑक्सीडाइज करके I2 में कन्वर्ट कर देगा और अपने आप रिड्यूस हो जाएगा ब्रोमाइड आयन में Br नेगेटिव में। तो ये आपको याद रखना है और ऑर्डर भी आपको याद रखना है। The decreasing oxidizing ability of the halogen in aqueous solution down the group is evident from their standard electrode potential which are dependent on the parameter indicated below। अब जो ये decreasing oxidizing ability है फ्लोरीन के सबसे ज़्यादा, ये ऑक्सीडाइजिंग ऑर्डर मैंने आपको बता चुका, Br2 और I2। ये जो डिक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग ऑर्डर है ये किस पर डिपेंड करता है, ये इनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर भी डिपेंड करता है, जो हमने यहाँ पर पढ़े थे टेबल में। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टेबल में F2 का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे ज़्यादा, फिर इसका कम, इसका कम, इसका कम, यानी ये डाउन द ग्रुप घट रहा है। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसका सबसे ज़्यादा होता है वो अपने आप को उतनी तेज़ी से रिड्यूस करता है। फ्लोरीन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे ज़्यादा, यानी ये अपना रिडक्शन सबसे तेज़ी से करेगा। और फ्लोरीन अगर अपना रिडक्शन सबसे तेज़ी से करेगा तो सामने वाली स्पीसीज का ऑक्सीडेशन भी तो तेज़ी से करेगा। फ्लोरीन अगर अपने आप को रिड्यूस कर रहा है तो सामने वाली स्पीसीज को ऑक्सीडाइज भी तो करेगा तेजी से। सामने वाली स्पीसीज को अगर ये तो तेजी से ऑक्सीडाइज करेगा तो इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा होगी। फिर देख सकते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डाउन द ग्रुप घट रहा है। डाउन द ग्रुप घटने का मतलब है ये अपने आप को जो इनकी रिड्यूस करने की एबिलिटी है वो घटती चली जाएगी, यानी इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी डिक्रीज होती चली जाएगी। तो सिंपल बस ये आपको याद रखना है, जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है, जो अपने आप को आसानी से रिड्यूस कर सके, सामने वाली स्पीसीज को ऑक्सीडाइज कर सके। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना ज़्यादा उतनी ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी। देखिए यहाँ पर हाफ X2 है हमारे पास, अगर हम इसको डिसोसिएशन एंथैल्पी प्रोवाइड कर दें, हाफ X2 के मॉलिक्यूल को डिसोसिएशन एंथैल्पी प्रोवाइड कर दें तो यहाँ पर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, बॉन्ड टूटकर एटम में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्रोवाइड कर दें तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, एनायन में कन्वर्ट हो जाता है। और एनायन को अगर हम हाइड्रेशन एंथैल्पी दे दें तो ये क्या कर देता है, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना लेता है। यहाँ पर देखिए X नेगेटिव एक्वस फॉर्म में। तो अगर हम यहाँ पर फ्लोरीन की बात करें हाफ F2, तो फ्लोरीन की डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे कम होती है। फ्लोरीन की डिसोसिएशन एंथैल्पी अगर सबसे कम होगी तो ये क्या होगा, आसानी से टूट जाएगा, सबसे ज़्यादा तेज़ी से टूटेगा। लेकिन फ्लोरीन की जो डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है वो आयोडीन से ज़्यादा होती है, तीसरे नंबर पर। सबसे ज़्यादा क्लोरीन की, उसके बाद ब्रोमीन की, और उससे कम फ्लोरीन की, उससे कम आयोडीन की। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी फ्लोरीन की कम होती है। इसको हम एनर्जी देंगे 158.8, यहाँ पर हम किलोजूल पर मोल एनर्जी देंगे तो ये किस में टूट जाएगा, F में, फ्लोरीन में। इसको हम जब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देंगे तो ये F नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर जब हम इसको हाइड्रेशन एंथैल्पी देंगे तो ये F नेगेटिव एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फ्लोरीन की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है वो तीसरे नंबर पर होती है, और फ्लोरीन की जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो दूसरे नंबर पर। सबसे ज़्यादा होती है क्लोरीन की, -349 सबसे ज़्यादा क्लोरीन की होती है। लेकिन जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है वो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है। अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी इसकी सबसे ज़्यादा है तो ये वाटर के साथ सबसे ज़्यादा पहले बॉन्ड बनाएगा। और जो फ्लोरीन होता है F2 वो वाटर के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन देता है और HF देता है। इसका मतलब ये वाटर के साथ सबसे ज़्यादा तेज़ी से बॉन्ड बना रहा है और ऑक्सीजन दे रहा है, और इसी फैक्टर के कारण जो फ्लोरीन होता है वो सबसे ज़्यादा इसकी पावर ऑक्सीडाइजिंग होती है। सबसे ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यानी ऑक्सीडाइजिंग पावर इसकी सबसे ज़्यादा होती है।
तो यहाँ पर जो ये 3 फैक्टर दे गए हैं, इन तीनों फैक्टर को मिला जुलाकर ही ऑक्सीडाइजिंग जो पावर है वो निकाली जाती है। तो इन फैक्टर को जब कंसीडर किया जाता है तो F2 की ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा आती है, फिर Cl2 की, फिर Br2 की और उसके बाद I2 की। The relative oxidizing power of halogen can further be illustrated by the reaction with water। अब अगर हमें हेलोजन की ऑक्सीडाइजिंग पावर को और समझना है तो इसकी हम रिएक्शन वाटर के साथ करा दें, उससे भी समझ सकते हैं। ये मैं आपको पहले बता चुका। फ्लोरीन ऑक्सीडाइजेज वाटर टू ऑक्सीजन वेयर एज क्लोरीन एंड ब्रोमीन रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग हाइड्रोहेलिक एंड हाइपोहेलस एसिड। जो फ्लोरीन होता है वो वाटर को ऑक्सीडाइज करके ऑक्सीजन रिलीज करता है, जबकि क्लोरीन और ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोहेलिक और हाइपोहेलस एसिड बनाते हैं। द रिएक्शन ऑफ आयोडीन विद वाटर इज नॉन स्पॉन्टेनियस। जो आयोडीन है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। इन फैक्ट आई नेगेटिव कैन बी ऑक्सीडाइज बाय ऑक्सीजन इन एसिडिक मीडियम। जबकि इसके अलावा जो आई नेगेटिव है वो वाटर के ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज कर देता है, और आई नेगेटिव जो ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज करता है उसके लिए एसिडिक मीडियम की आवश्यकता होती है। जस्ट द रिवर्स ऑफ द रिएक्शन ऑब्जर्व्ड विद फ्लोरीन। और इस रिएक्शन का जो रिवर्स रिएक्शन है वो हम फ्लोरीन की केस में देखेंगे। तो मैं ये रिएक्शन मैं आपको बता देता हूँ। जो फ्लोरीन है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके यहाँ पर 4H पॉजिटिव 4F नेगेटिव बनाता है। जनरली क्या बनाता है, 4HF हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है। जबकि जो दूसरे आइटम है क्लोरीन और ब्रोमीन, X2 यानी क्लोरीन और Cl2 Br2 कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन और ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करके HX बनाएंगे और HOX बनाएंगे। यहाँ पर हाइड्रोहेलिक एसिड यहाँ पर बनाते हैं। जैसे कि रिएक्शन के तौर पर Cl2 वाटर के साथ रिएक्ट करके HCl बनाएगा और HOCl बनाएगा, HOCl। जबकि जो फ्लोरीन है वाटर के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन बना रहा है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। फ्लोरीन ही ऐसा कंपाउंड है वाटर के साथ जो रिएक्ट करके जो फ्लोरीन है वो क्या करता है, ऑक्सीजन देता है। जबकि क्लोरीन और ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करके HOCl बन देते हैं, हाइड्रोहेलिक एसिड देते हैं। इसके कारण क्या है, अब जो फ्लोरीन है जब वो आसानी से ऑक्सीजन दे रहा है, आसानी से ऑक्सीजन देने का मतलब क्या है, ये क्या है, इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा है। क्योंकि फ्लोरीन अपने आप को तो रिड्यूस कर रहा है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है, और ऑक्सीजन देने का मतलब ऑक्सीजन निकालने का मतलब ही है, इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा है। क्लोरीन और ब्रोमीन ऑक्सीजन नहीं निकाल रहे, इसका मतलब क्लोरीन और ब्रोमीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर फ्लोरीन से कम है। जबकि जो आयोडीन है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। आज आयोडाइड क्या करता है, जो आयोडाइड आयन होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एसिडिक मीडियम में I2 बनाता है और वाटर बनाता है। यानी यहाँ पर जो ये ऑक्सीजन है ये आयोडाइड आयन को ऑक्सीडाइज कर रही है। यहाँ पर इसके ऊपर -1 चार्ज था, यहाँ पर 0। इसका मतलब ऑक्सीजन ने क्या किया, आयोडाइड आयन को ऑक्सीडाइज कर दिया। और इस रिएक्शन का उल्टा, यहाँ पर फ्लोरीन क्या कर रहा था, फ्लोरीन का यहाँ पर रिडक्शन हो रहा था, लेकिन यहाँ पर आयोडाइड आयन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये रिएक्शन, ये वाली जो रिएक्शन है ये बिल्कुल इसकी उल्टी है। आप देख सकते हैं इधर प्रोडक्ट क्या आते हैं, 4H पॉजिटिव 4F नेगेटिव O2, इधर रिएक्टेंट 4I नेगेटिव यानी F की जगह I नेगेटिव, H पॉजिटिव और ये O2। प्रोडक्ट रिएक्टेंट इधर क्या आते हैं, F2 और H2O, इधर प्रोडक्ट क्या है, I2 और H2O। तो ये रिएक्शन एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है। तो बस इसमें यही समझाया गया है कि जो फ्लोरीन है वाटर के साथ रिएक्ट करके O2 आसानी से देती है, इसलिए सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर भी F2 की होती है। जबकि X2 Cl2 और Br2 ऐसा नहीं करते, वो एसिड बनाते हैं, इसके कारण उनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर F2 से कम होती है। अब यहाँ पर देखते हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन, यानी फ्लोरीन का जो दूसरे ग्रुप के जो एलिमेंट हैं, जैसे कि ग्रुप 17 के और एलिमेंट क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो एनोमलस बिहेवियर का मतलब होता है जो फ्लोरीन है वो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से, यानी सेम ग्रुप के जो दूसरे एलिमेंट हैं उनसे कुछ अलग प्रॉपर्टी शो करता है। यानी जो ट्रेंड प्रॉपर्टी में ये शो कर रहे हैं उनसे अलग ट्रेंड ये शो करेगा, इसके कारण इसकी कुछ एनोमलस प्रॉपर्टीज होती हैं। Like other element of P block present in second period of the periodic table, fluorines in anomalous in properties। जैसे कि दूसरा एलिमेंट है, जैसे कि ग्रुप 14 में नाइट्रोजन हो गया, ग्रुप 15 में जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, 16 में ऑक्सीजन हो गया,
17 में फ्लोरीन। तो ये सभी आते हैं सेकंड पीरियड में। तो पी ब्लॉक के जो सेकंड पीरियड के जितने भी एलिमेंट हैं वो कुछ ना कुछ एनोमलस बिहेवियर शो करते हैं। इसकी भी हमने एनोमलस प्रॉपर्टी पढ़ी, इसकी भी और इसकी भी, यानी ये सेम ग्रुप के जो दूसरे एलिमेंट हैं उनसे कुछ अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं। वो प्रॉपर्टी क्यों होती है ये हमें पढ़ना है। एग्जाम्पल के तौर पर आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर ऑल हायर फॉर फ्लोरीन देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम द ट्रेंड सेट बाय अदर हैलोजन। जैसे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया, वो सभी फ्लोरीन के लिए हायर हैं दूसरे हैलोजन के मुकाबले। यानी इन सब प्रॉपर्टी में जो दूसरे हैलोजन ट्रेंड शो कर रहे हैं उनसे ज़्यादा ट्रेंड, उनसे ज़्यादा हायर प्रॉपर्टी वैल्यू फ्लोरीन शो कर रहा है। मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए सबसे पहले आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी की फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा, उसके बाद कितनी घटी, और इन तीनों में आप देखिए बहुत ही कम डिफरेंस है। 1256 से 1142 यानी 114 का ही डिफरेंस है, और 1142 से 1008 यानी 134 का डिफरेंस है। लेकिन इनमें डिफरेंस कितना ज़्यादा है, 1680 से 1256, डिफरेंस 400 किलो जूल पर मोल से भी ज़्यादा का है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना ज़्यादा। लेकिन इन तीनों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो डिक्रीज हो रही है वो लगभग थोड़ी थोड़ी बराबर मात्रा में हो रही है। तो ये फ्लोरीन की जो एंथैल्पी है वो इन तीनों से कितनी ज़्यादा है देख सकते हैं आप। इसी तरीके से बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो यहाँ पर 4 से 3.2 गया, 3.2 से 3 2.7, यानी यहाँ पर 0.2 घट रहा है, यहाँ पर 0.3 घट रहा है, लेकिन यहाँ पर 0.8 घट रहा है। यानी यहाँ पर तो लगभग बराबर मात्रा में घट रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है। यानी फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन तीनों से बहुत ज़्यादा है। तो ये भी एक अलग प्रॉपर्टी हुआ, यानी एनोमलस बिहेवियर हुआ। घटनी चाहिए थी सिमिलर ट्रेंड में, अगर यहाँ पर 0.2 घटती यहाँ पर भी लगभग बराबर घटती, 0.2 या 0.3 यहाँ पर भी इतनी घटनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा घट रही है और यहाँ पर लगभग बराबर घट रही है। आगे अगर हम फ्लोरीन को छोड़कर आगे बात करें इन तीनों की, तो इनमें लगभग सिमिलर सा डिफरेंस आ रहा है, लेकिन इसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा। तो ये भी फ्लोरीन का एनोमलस बिहेवियर हुआ, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा। इसी तरीके से अगर हम बात करें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, F2 का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना ज़्यादा, फिर आप देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस है, और इन तीनों में थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस है। तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा, ये भी इसका एनोमलस बिहेवियर हुआ। जबकि इसके अलावा अगर हम बात करें कोवेलेंट और आयनिक रेडियस में, कोवेलेंट और आयनिक रेडियस में आप देखिए फ्लोरीन का कोवेलेंट रेडियस कितना कम, उसके बाद इंक्रीज हुआ, जबकि 99 से 114 से 133, उसके बाद इतना डिक्रीज नहीं हुआ। यानी तीनों की तुलना में जो इसका आयनिक कोवेलेंट रेडियस है वो बहुत ही कम है, यहाँ पर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। इसी तरीके से आयनिक रेडियस की बात करें, इसका आयनिक रेडियस कम, फिर बढ़ा, उसके बाद आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। यहाँ पर सिर्फ 12 का इंक्रीज हुआ, यहाँ पर 24 का, जबकि यहाँ पर बहुत इंक्रीज हुआ। 4 में से 3 गए 1, 8 में से 3 गए 5, यहाँ पर 51 पिकोमीटर इंक्रीज हुआ। इसका मतलब इसका आयनिक रेडियस बहुत कम। तो ये भी अलग सा बिहेवियर हुआ, यानी यहाँ पर तो एक सिमिलर ट्रेंड में इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। इसकी आयनिक रेडियस फ्लोरीन की बहुत कम है। इसी तरीके से बात करें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, यहाँ से इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से भी कम है, यहाँ बढ़ रहा है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर आप देखिए इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होना क्या चाहिए था, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसकी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर इसकी कम है। तो ये भी इसका एक अलग सा बिहेवियर है। इसी तरीके से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में आप देखिए इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना कम, फिर एकदम तेज़ी से बढ़ रहा है, उसके बाद ये एक सिमिलर क्वांटिटी में बढ़ रहा है लगभग 100 के करीब। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना कम और एकदम से कितना बढ़ा, उसके बाद सिमिलर क्वांटिटी में बढ़ रहा है लगभग 100 के करीब। तो इस तरीके से इनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत कम है, इनके मुकाबले बहुत कम है। तो इसके लिए ये भी इसका एक अलग सा बिहेवियर है। ये हम पढ़ चुके हैं जो आयनिक और कोवेलेंट रेडियस होता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आर क्वाइट लोअर देन एक्सपेक्टेड। जो जितनी होनी चाहिए थी, यानी जो एक ग्रुप में जो ट्रेंड चलता है उसके आधार पर जितनी एक्सपेक्ट हम कर रहे थे इसकी बॉन्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या कोवेलेंट रेडियाई, उतनी नहीं है, उससे बहुत ही कम है। तो ये भी इसका अलग बिहेवियर है। अब जो ये फ्लोरीन एनोमलस बिहेवियर शो कर रहा है, ये क्यों कर रहा है ये हमें बताना है।
द एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन इज ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लो F2F बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल इन वैलेंस शेल। अब जो फ्लोरीन एनोमलस बिहेवियर इसलिए शो करता है क्योंकि फ्लोरीन का साइज होता है बहुत ही स्मॉल। एक तो जो फ्लोरीन का साइज बहुत ही स्मॉल है, इसके कारण ये अलग प्रॉपर्टी शो करता है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हाई है, पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, उसके कारण ये एनोमलस बिहेवियर शो करता है। F2F बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इसकी बहुत ज़्यादा लो है, इसके कारण शो करता है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट कारण है कि जो फ्लोरीन है उसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है, उसकी जो वैलेंस शेल है यानी 2s जो शेल है सेकंड शेल, उसमें क्या है, डी ऑर्बिटल मौजूद नहीं है। तो डी ऑर्बिटल की अब्सेंस के कारण भी क्या होता है, ये जो नो फ्लोरीन होता है ये एनोमलस बिहेवियर शो करता है। Most of the reaction of fluorine are exothermic due to the small and strong bond formed by it with other element। ये भी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर जो फ्लोरीन की रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो फ्लोरीन है वो दूसरे एलिमेंट के साथ छोटे बॉन्ड बनाता है और स्मॉल बॉन्ड बनाएगा तो वो स्ट्रॉन्ग हो गए और उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज होती है। इट फॉर्म्स ओनली वन ऑक्सो एसिड वाइल अदर हेलोजन फॉर्म्स ए नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड। इंपॉर्टेंट है, जो फ्लोरीन है वो सिर्फ एक ऑक्सो एसिड बनाता है, जबकि जो दूसरे हेलोजन है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन वो एक से ज़्यादा यानी बहुत ऑक्सो एसिड बनाते हैं, नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड। तो ये आपको याद रखना है, फ्लोरीन सिर्फ एक ऑक्सो एसिड बनाएगा, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन एक से ज़्यादा ऑक्सो एसिड बनाएंगे। हाइड्रोजन फ्लोराइड इज ए लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट 293 केल्विन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये हाइड्राइड हम आगे पढ़ेंगे। जो ये हाइड्राइड बनाता है IHF वो लिक्विड होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 293 केल्विन, क्योंकि हाइड्रोजन फ्लोराइड में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कौन कौन करते हैं, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने चाहिए और हाइड्रोजन होनी चाहिए। तो यहाँ पर H और F सबसे ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी है और हाइड्रोजन भी है, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है HF। और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो दो मॉलिक्यूल के बीच में बनती है, जैसे कि HF और ये FH। तो इनके बीच में क्या बन जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। ये डॉट डॉट से जो मैंने दिखाया ये होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए और हाइड्रोजन होना चाहिए। जनरली फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन यही बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं HF में, क्योंकि फ्लोरीन का साइज स्मॉल होता है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई होती है। अदर हाइड्रोजन हैलाइड विच हैव बिगर साइज एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर गैसेज। हमने पढ़ा जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है वो लिक्विड फॉर्म में होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन फ्लोराइड के अलावा जो दूसरे हाइड्रोजन हैलाइड हैं जैसे कि HCl, HBr, ये क्या होते हैं, ये गैसेस के रूप में होते हैं। HF लिक्विड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि HCl, HBr में और HI में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होती नहीं और क्या होते हैं, इनका साइज भी बिगर होता है। तो ये क्या होते हैं, ये गैसेस होते हैं। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती चली जाती है, साइज बड़ा होता चला जाता है, तो ये गैसेस फॉर्म में होते हैं। ये आपको याद रखना है।